खास का जो एरिया है, मैं हम लोग उसमें रहते थे। मेन रोड पर तो लाइट थी, तो स्ट्रीट लाइट विक्टोरिया स्ट्रीट पर, लेकिन गलियों में नहीं थी। गुज़िश्ता लखनऊ की आखिरी बहार का आखिरी सीन शायद मैंने देखा है। एक दिन क्या हुआ कि मैं उनको देख ही रहा था कि उनकी नज़र मिल गई मुझसे रुदौली में, तो हमने वहाँ इनको देखा। अच्छा। इट वॉज लव एट फर्स्ट साइट। अच्छा। लेकिन उससे ज़्यादा खुशी मुझे इस बात की है कि वो बड़े अच्छे इंसान निकले, और उसकी वजह यह थी कि मैंने उनको मज़हब के बारे में बहुत ज़्यादा न बताया और न मैं चाहता था कि वो बने वैसे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रतुल जोशी और सीरीज़ बाइस्कोप के तहत आज हम बातचीत करेंगे डॉक्टर नदीम हसनैन साहब से, जो कि एक जाने माने एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं और लखनऊ में ही रहते हैं। लखनऊ से बाहर भी आप जाते रहे हैं, कई बार विदेशों में भी आपने काम किया, लेकिन ज़्यादातर वक्त आप लखनऊ में रहते हैं। नदीम साहब अपनी उम्र के 75वें साल में हैं। जैसे आजकल अमृतकाल कहा जा रहा है, तो अमृतकाल का लुत्फ़ ले रहे हैं। डॉक्टर साहब बहुत बहुत आपका इस्तकबाल है, खैर मक़दम है। डॉक्टर साहब, आपकी शख्सियत के तमाम पहलुओं से मैं वाकिफ़ हूँ, बहुत सारे से नहीं भी हूँ लेकिन बहुत सारे से हूँ। लेकिन आपकी जो शख्सियत है उसमें जो एंथ्रोपोलॉजिस्ट का जो एडजेक्टिव है वो सबसे ऊपर है। और मज़े की बात यह है कि जब आपने इंटरमीडिएट की पढ़ाई की तब तक आपको पता ही नहीं था कि ये एंथ्रोपोलॉजी भी कोई सब्जेक्ट होता है। कोई आपके पड़ोसी थे, प्रोफेसर थे इकोनॉमिक्स के, जब आप एडमिशन लेने के लिए गए बीएससी ड्रॉप करने के बाद बीए में जाने के लिए, तो उन्होंने कहा एंथ्रोपोलॉजी ले लो। अच्छा, एंथ्रोपोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है, मैं जैसे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का तालिब इल्म रहा, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में 85 तक एंथ्रोपोलॉजी डिपार्टमेंट ही नहीं था। तो आपने 72 में लखनऊ यूनिवर्सिटी से किया, उसके बाद आप उसमें ऐसे डूबे कि डूबते ही चले गए और आपने तकरीबन 20 किताबें लिख मारी। तो ये आशनाई जो थी एंथ्रोपोलॉजी सब्जेक्ट के साथ, इसका क्या राज है? ये एक बड़ी दिलचस्प कहानी है जो बहुत मुख्तसर में आपको बताऊंगा। हमारे ज़माने में जो हमारी जनरेशन थी उसमें ज़्यादातर वालिदैन चाहते थे कि बेटे को चाहते थे इंजीनियर बने और बेटी अगर है तो वो डॉक्टर बने। मिडिल क्लास का यही ख्वाब होता था, तो मेरे घर वाले भी यही चाहते थे। मेरा दिल लगता नहीं था साइंस में जी। इंटरमीडिएट किसी तरह से मैंने कर लिया जैसे तैसे, फिर फाइनल जो हो गया बीएससी। और मेरे वालिद बहुत ही सख्त पुलिस ऑफिसर रहे थे अपने ज़माने में। हम लोग बहुत डरते थे उनसे जी। हम उनसे कह नहीं पाते थे कि हम अब ये नहीं करना चाहते। तो खैर बीएससी में दाखिला लिया, लेकिन हमको फर्स्ट ईयर में ही लग गया कि ये गाड़ी हमसे चलेगी नहीं और आएगी सिर्फ 3rd डिवीज़न आना है बस, इसके अंदर और कुछ नहीं होना है। इसलिए कि हमारी समझ में कुछ आता ही नहीं था। तो हमने बिना बताए हुए जब एग्ज़ाम चल रहे थे तो हमने ड्रॉप कर दिया, और जब वो टाइम निकल गया एग्ज़ाम का तो हमने आई ब्रोक द न्यूज़ टू माई मदर कि मैंने ड्रॉप कर दिया है। अच्छा। उन्होंने कहा वालिद साहब को नहीं बताया? वालिद को नहीं बताया। घर ही में रहते थे, रिटायर हो चुके थे। तो उन्होंने कहा ऐसा है, जो तुम्हारे भाई आ जाएँ ऑफिस से तो उनसे बताना, वो बता देंगे, तुम न बताना। तो जब भाई आए तो हमको बता दिया, मैं ड्रॉप कर दिया। तो खैर उनको तो कोई ऐसा शॉक नहीं लगा, उनको चलो कर दिया, तो अब क्या करोगे, इतना ही पूछा खाली। अब हमारी पेशी वाली साहब के सामने हुई, जब उनसे बताया गया तो वो तो बिल्कुल चिराग पा हो गए बिल्कुल कि ये क्या, हर चीज़ अपने फैसले करोगे, अपना लोगे, जो दिल चाहे करो तुम्हारा। अब मुझे डिसमिस कर दिया उन्होंने, मैं आ गया अंदर फिर अपने कमरे में। फाइनली फिर ये हुआ कि क्या करेंगे, तो आर्ट्स में जाएंगे। तो मैं फॉर्म भर रहा था बीए का अपना, तो इंग्लिश लिटरेचर और पॉलिटिकल साइंस सब भर रहा था मैं इसके अंदर। तो वो सारे सामने रहते थे जो बाराबंकी के एक डिग्री कॉलेज में इकनॉमिक्स के लेक्चरर थे, वो अक्सर हमारे यहाँ भी आया करते थे जब रहते थे लखनऊ में। तो वो आए तो भाई से मिलने, तो उन्होंने कहा क्या कर रहे हो, मैंने कहा मैं फॉर्म भर रहा हूँ। तो उन्होंने कहा क्या सब्जेक्ट भरा है, तो मैंने बताया। तो कहने लगे क्या पॉलिटिकल साइंस और क्या घिसा पिटा सब्जेक्ट, नया सब्जेक्ट कोई लो। मैंने कहा क्या लूँ, तो कहने लगे एंथ्रोपोलॉजी लो। तो मैंने कहा एंथ्रोपोलॉजी क्या होती है, जब तक मैंने उसका नाम ही नहीं सुना था उसका। तो उन्होंने कुछ ऐसे ही टूटे फूटे लफ्ज़ में कुछ बताया कि कुछ वो बायोलॉजिकल एस्पेक्ट ऑफ माइंड और सोशल एस्पेक्ट ऑफ माइंड और सोसाइटी और कल्चर, ये सब का मिला जुला ये होती है एंथ्रोपोलॉजी। हमने चलो ये भी ले लेते हैं। लेकिन बस
जैसे मैंने 2 क्लासेज उसके अटेंड की है बीए फर्स्ट ईयर में, जी जी। देन आई फेल इन लव। इट वाज लव एट फर्स्ट साइट। मुझे लगा कि जैसे कोलंबस को उसकी मंजिल मिल गई लगता है, अब यही मेरी मंजिल होगी। तो पीए किया, फिर उसी में, फिर जाहिर कि एमए भी उसी में करना था, इसलिए लखनऊ यूनिवर्सिटी से। लखनऊ यूनिवर्सिटी से सब कुछ। उसके बाद जब एमए किया तो फिर पीएचडी भी करना था, फेलोशिप मिल गई थी तो पीएचडी भी करने लगे। रेस्ट इज नाउ हिस्ट्री। कौन आपके वहाँ पर टीचर थे? टीचर तो कई थे, लेकिन जो मैं सबसे जो मेरे मेंटर थे, मेरे मेंटर और गाइड वो थे, वो प्रोफेसर के.एस. माथुर, अच्छा। जो ऑस्ट्रेलियन नेशनल यूनिवर्सिटी से पीएचडी थी उनकी, और बड़ा इंटरनेशनली रिनाउंड वो थे एंथ्रोपोलॉजिस्ट। तो मैं उन्हीं के अंडर भी पीएचडी भी कर रहा था, लेकिन उसके पहले भी जॉब में आ चुका था, पीएचडी के पहले ही। उस ज़माने में एमए के बाद ही आप जॉब लेक्चर की आप मिल सकती थी। तो मैंने यहाँ पर शिया डिग्री कॉलेज में से मैंने अपने करियर की शुरुआत की थी। जैसे मैंने एमए किया वैसे ही वहाँ पर जो मुझसे पहले जो लेक्चरर थी वहाँ पर डॉक्टर दीपक त्यागी, वो एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे में चले गए तो पोस्ट खाली हो गई। तो वो फिर मैं टेम्परेरी मैंने ज्वाइन किया, फिर मैं वहीं रहा, करता रहा, फिर वहीं से रीडर भी हो गया, सब कुछ हो गया। फिर वहाँ से ये हुआ कि अब आगे कुछ नहीं है, इसलिए कि प्रोफेसरशिप थी नहीं वहाँ पर डिग्री कॉलेज में। खैर उसके बाद जब लखनऊ यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर की पोस्ट निकली तो मैंने अप्लाई किया, फिर मैं यहाँ आ गया इस तरह से। तो इस तरह से एंथ्रोपोलॉजी के साथ में मेरा आना एक तरह का एक्सीडेंटल है बिल्कुल। मैं कभी कभी सोचता ही हूँ कि अगर उस वक्त वो साहब नहीं आते तो मैं पॉलिटिकल साइंस ले रहा होता और इंग्लिश लिटरेचर ले रहा होता और ये सब को ले रहा होता, साइकोलॉजी ले रहा होता। तो कभी कभी मैं सोचता हूँ कि ये नियति है, भाग्य है, फेट है, इत्तेफाक है, पता नहीं क्या चीज़ है ये। मतलब वो एक लम्हा वो खाली हो, अगर वो नहीं आते उस दिन देवदूत की तरह से, तो मैं शायद एंथ्रोपोलॉजी में नहीं होता शायद। अच्छा, ये क्या डिस्क्रिपेंसी है यूनिवर्सिटीज़ के बीच में? जैसे आपने बीए में एडमिशन लिया था तो मेरे ख्याल से 70 के आसपास लिया होगा, 1970। हाँ बिल्कुल। तो लेकिन जैसे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में एंथ्रोपोलॉजी डिपार्टमेंट खुला ही नहीं 85 तक, जब तक मैं पढ़ता था तब तक तो था ही नहीं। तो ये इंटर यूनिवर्सिटीज़, ये डिस्क्रिपेंसी क्यों रही सब्जेक्ट में? असल में एंथ्रोपोलॉजी बहुत लेसर नोन सब्जेक्ट है, और अभी भी जो 250-300 यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें मुश्किल से 40 यूनिवर्सिटीज़ में एंथ्रोपोलॉजी है अभी भी। तो जैसे जैसे यूजीसी से पोस्ट मिलती थी और स्टेट गवर्नमेंट उसको सपोर्ट करती थी, कॉलेजेस में तो स्टेट गवर्नमेंट के एडेड होता है, यूनिवर्सिटी की जो पोस्ट होती हैं वो यूजीसी से आती हैं और स्टेट गवर्नमेंट भी सपोर्ट करती है उसके अंदर। तो इस वजह से बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिला नहीं उसको कहीं पर, तो और बहुत नया सब्जेक्ट भी माना जाता था। डॉक्टर साहब, एंथ्रोपोलॉजी जो बाद में स्टूडेंट्स के बीच में पॉपुलर हुई, क्या उसका एक कारण ये था कि सिविल सर्विसेज में एंथ्रोपोलॉजी में मार्क्स अच्छे आते थे, ज़्यादा मिलते थे कम मेहनत करके? जैसे हिस्ट्री आप पढ़ें तो बहुत पढ़नी पड़ती है हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स का यही हाल। तो एंथ्रोपोलॉजी या फिलॉसफी, साइकोलॉजी, इस तरह के सब्जेक्ट्स, इसकी पॉपुलैरिटी का क्या राज है? ये बात सही आपने कही, बिल्कुल आपने सही कही बात है। असल में एंथ्रोपोलॉजी का सिलेबस छोटा था और सब्जेक्ट बहुत इंटरेस्टिंग है। तो एक तो ये होता है कि आपने कंपटीशन के लिए आपने एक सब्जेक्ट लिया और उसका आप पढ़ रहे हैं, एक तो ये होता है, और एक होता है आपका दिल भी लग रहा है उसमें। तो बहुत फैसिनेट करती है वो, इसलिए कि आप अपने बारे में पढ़ रहे होती हैं उसके अंदर। फिर मैरिज, फैमिली, किनशिप, रिलीजन, ये सारी चीज़ें हैं, ह्यूमन इवोल्यूशन, ह्यूमन वेरिएशन, कैसे लोग अलग अलग दिखते हैं। अब ये चीज़ें बहुत फैसिनेट करती हैं। ये सारे सवाल आम आदमी के दिमाग में रहते हैं, लेकिन उसको जवाब नहीं होता उसका। एंथ्रोपोलॉजी में उसको जवाब मिलता है इन चीज़ों का, तो बहुत फैसिनेट करती है। देख तो सब्जेक्ट सिलेबस छोटा, और दूसरा ये कि वो इंटरेस्टिंग बहुत, और कुछ उस ज़माने में शायद और सब्जेक्ट के मुकाबले में हो सकता है कोई लीनियंट मार्किंग भी हो, कुछ ऐसा भी हो। सब मिला उला के बहुत पॉपुलर हुआ, और हर साल 2000-1500 लोग एंथ्रोपोलॉजी लेते थे मेंस में। आपने एक लंबे वक्त तक पढ़ाया भी कोचिंग सेंटर में एंथ्रोपोलॉजी, और हैदराबाद भी आप पढ़ाने जाते थे, लखनऊ में भी यहाँ पर एक इंस्टीट्यूट आप पढ़ाते थे। तो आपके जो पढ़ाने के जो तासुरात थे, जो अनुभव रहे,
उसमें क्या बच्चों को इसमें काफ़ी सफलता मिलती रही, कामयाबी हासिल होती रही? हाँ, काफ़ी काफ़ी मिलती रही कामयाबी। और हालांकि मैं तो अपनी जो मेरा अपना जो स्पेशलाइजेशन था, मैं तो वही पेपर पढ़ाता था, कौन सा? इंडियन एंथ्रोपोलॉजी, जिसमें इंडियन सोसाइटी, कल्चर, ट्राइबल सोसाइटीज, यही मेरी फील्ड थी, तो मैं वही पढ़ाता था। और मैं एज गेस्ट एक्सपर्ट मैं दिल्ली में, पटना में, हैदराबाद में, लखनऊ में, इतनी जगह के ऊपर मैं जाया करता था उस ज़माने में। फिर धीरे धीरे करके फिर यूनिवर्सिटी की जो मेरी मसरूफियात भी बढ़ गई और जिम्मेदारियाँ भी बढ़ गई, तो मैंने फिर छोड़ दिया जाना। और उसके बाद फिर जब रिटायरमेंट मेरा हुआ, तो उसके बाद फिर वहाँ से लोगों ने मुझे याद करना शुरू किया कि अब आइए वापस। तो फिर मेरा हुआ कि अब मैं ज़्यादा वक्त लिखने पढ़ने में लगाऊंगा और लिखूंगा ज़्यादा, और सिर्फ एक सेंटर के ऊपर मैं सिर्फ हैदराबाद में अब जाता हूँ, इसलिए कि वो साउथ इंडिया का सबसे बड़ा सेंटर है और बहुत डिफरेंट तरह के लोग मिलते हैं। तो एक जो एंथ्रोपोलॉजिस्ट की जो क्यूरियोसिटी होती है वो अदर कल्चर्स में होती है, अदर पीपल में होती है, तो उस वजह से भी मुझे हैदराबाद अच्छा लगता है। दिल्ली जाता हूँ तो लगता है सब अपने ही जैसा बिल्कुल है तो इसलिए खाली बस वहाँ का रखा है, और साल में चला जाता हूँ 20-25 दिन के लिए। अदरवाइज अब मैं ज़्यादा काम लिखने की और पब्लिश करने में करता हूँ किताबें। आपने जो किताबें लिखी तकरीबन 20 तो मैंने गिनी है, और इसके बाद भी हो सकता है, लेकिन 20 मेरी नज़र से गुजरी। और एक लेटेस्ट किताब आपकी अभी आपने उसमें फेसबुक पर इसको अनाउंस किया कि मुस्लिम्स एंड साउथ एशिया कम कुछ इस तरह, इस्लामिक माइनॉरिटीज ऑफ साउथ एशिया, क्या इस्लामिक माइनॉरिटीज ऑफ साउथ एशिया। ये किसी इंटरनेशनल पब्लिकेशन से आई है, अभी इंडिया में इसका वो आया नहीं शायद है उसके ऊपर, लेकिन इंडियन एडिशन नहीं आया है। जी जी। तो अभी वो अमेज़न पे मैं देख रहा था, तो अभी 14-15 हज़ार रुपये की किताब है वो। 14-15 हज़ार? हाँ, तो अब जब इंडियन एडिशन आएगा तो वो हो जाएगा करीब 800 का या 1000 रुपये की होगी किताब वो। तो ये आपका जो लेखन में ऐसे कोई भी एक हमारे जैसा शख्स जो थोड़ा बहुत आपको जानता है, उसे लगेगा कि ट्राइबल इंडिया वॉज ए टर्निंग पॉइंट। जो आपकी सेकंड बुक थी 1987 में शाया हुई, उससे पहले 1982 में आपने शायद पीएचडी के तहत बॉन्डेड फॉर एवर किताब लिखी जी। तो क्या आपको लगता है कि ट्राइबल इंडिया आपके ज़िंदगी का एक सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट रहा? आज बात सही है, ये बात बिल्कुल सही है। और मैं पता नहीं क्यों अभी भी जो जाना जाता हूँ, जो मेरे सब्जेक्ट के बाहर के लोग हैं, वो मुझे अभी भी ट्रैवल इंडिया वाली किताब से ही पहचानते हैं। मेरा नाम जहाँ देखते हैं, अच्छा वो ट्रैवल इंडिया वाले जो वाले, तो मैं बल्कि उनसे कहता भी हूँ कि टाटास का इश्तिहार एक आता था नहीं, कि जिसमें स्टील भी हम बनाते हैं तो भाई हम उसके अलावा भी हमने काम किया है, खाली ट्रैवल इंडिया थोड़ी नहीं वो। अब वो अलग बात है कि ट्रैवल इंडिया की अब तक 8 एडिशंस और 20 रिप्रिंट एडिशन छप चुके हैं उसके। अच्छा। यानी 28 मंथ एडिशंस में वो आ चुकी है। कई ज़बानों में उसका तर्जुमा भी हो चुका है उसका, और बहुत से सब्जेक्ट्स में पढ़ी जाती है। जोग्राफ़ी वाले पढ़ते हैं उसको, सोशलॉजी वाले पढ़ते हैं, एंथ्रोपोलॉजी वाले पढ़ते हैं। तो मेरी पहचान ऐसी वो चिपक गई मेरे ऊपर वो, कि मैं उसको छुपाना चाहता हूँ कि मेरी और किताबों के बारे में बात की जाए ट्रैवल इंडिया के बारे में न बात की जाए। प्रायः ऐसा होता है, जैसे प्रेमचंद जो है वो गोदान से और कफन से ही जाने जाते हैं। बिल्कुल सही बात है। लेकिन डॉक्टर साहब उससे पहले भी तो आप लिख चुके थे किताब, 82 में आपकी किताब आ चुकी थी। वो मेरी पीएचडी थीसिस पर बेस्ड थी, जो बाउंडेड लेबर, जो पहले मेरी पीएचडी थीसिस बाउंडेड लेबर पर है वो उस पर बेस्ड थी। और बस, और दूसरी ये, लेकिन ट्राइबल इंडिया को ज़्यादा पॉपुलर करने में जो सिविल सर्विसेज वाले हैं उनका ज़्यादा हाथ है। आपने कहा कि रिवाइज, क्या आप हर बार उसके एडिशन रिवाइज करते रहे? लगातार मैं करता रहा हूँ। अच्छा। कुछ नया डेटा भी जोड़ता हूँ, नई इन्फॉर्मेशन भी जोड़ता रहता हूँ उसमें। तो इस तरह से 8 तो रिवाइज एडिशन हैं उसके, और करीब 12-14 उसके रिप्रिंट एडिशन हैं। यानी एक बार रिवाइज किया और वो ख़त्म हो गया स्टॉक, तो फिर उसी को फिर रिप्रिंट किया। कौन सा पब्लिशर है जो छाप रहा है इसको? सबसे पहले तो बुकमैन एसोसिएट करके थे दिल्ली के, उन्होंने छापा था। फिर उनसे लेके मैंने दूसरे पब्लिशर को दिया, पलका प्रकाशन करके है। तो वो मेरी 2 किताबें जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर हैं एंथ्रोपोलॉजी में, वो
तो ये टेक्स्ट बुक की तरह भी यूज़ होती हैं, बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाई जाती हैं, एमए के अंदर प्रिस्क्राइब्ड हैं कई यूनिवर्सिटीज़ में इस तरह से वो, तो वो है। लेकिन मैं मूव कर चुका हूँ उस तरफ से, अब मैं ज़्यादा काम दूसरे एरियाज़ में कर रहा हूँ। अच्छा, एक बात है कि जिस सूबे में आप रहे और आपकी तरबियत हुई, पढ़ाई लिखाई हुई, वो सूबा ट्राइबल्स के लिहाज से, मतलब यहाँ पर अगर देखा जाए तो उत्तराखंड जब 2000 में बन गया तो केवल 5 ट्राइब्स थी, वो भी उधर विंध्याचल वाले क्षेत्र में। तो आपका इंटरेस्ट इतना ट्राइब्स के प्रति कैसे हो गया, जबकि लोग मुतासिर होते हैं आसपास की चीज़ों से, आसपास के जो माहौल से काफ़ी मुतासिर होते हैं? ये हुआ ये असल में कि जब जिस साल हमने एमए किया तो हमारी जो ओपीडी में हम इनरोल्ड हुए, तो हमारे जो गाइड थे और प्रोफेसर माथुर, उनके पास एक प्रोजेक्ट आया था छोटा सा 3 महीने का, जिसमें ये था कि वो उत्तरकाशी, टेरी गढ़वाल और जौनसार बावर के एरिया में जो कोल्टा लोग रहते हैं, जो शेड्यूल ट्राइब का एक पार्ट है वहाँ पर, वो उनके एजुकेशनल एडवांसमेंट के लिए कोई सजेशन चाहिए थे। तो माथुर साहब ने मुझसे कहा कि मैं तो जा नहीं सकता, तुमको रिसर्च असिस्टेंट के तौर पर मैं तुमको हायर कर रहा हूँ, तुम चले जाओ वहाँ के ऊपर और एक अपने साथ कोई और आदमी ले लो। तो पहली बार मैंने पहाड़ों को जाके देखा था। नहीं, नैनीताल को तो मैं ऐसे मानते ही नहीं कि वो पहाड़ को तो एक टूरिस्ट जगह है, वो अंदर जाके तो गढ़वाल में जाके देखा था। तो जब मैंने उनको देखा और जो जौनसारी ट्राइब को देखा तो मुझे बहुत फैसिनेशन मुझे हुआ उनको देख के। और उसके बाद से, और चूँकि एंथ्रोपोलॉजी में ट्राइब के ऊपर बड़ा फोकस रहता ही है, तो वो एकेडमिकली तो मैं था ही इंटरेस्टेड उसमें, अब वो फैक्चुअली भी जाके हो गया और अपना फैसिनेशन भी मुझे हो गया, उनके साथ रहा इतने दिन। फिर मैंने तय किया कि मैं उसी पर पीएचडी भी करूँगा। तो इस तरह से वो सिलसिला वो शुरू हुआ। आप जैसे बड़े अदब नवाज भी हैं, आपके शेर हम लोग फेसबुक में वक्तन फ़वक्तन पढ़ते रहते हैं। और जो आपने अपनी पहली किताब या पीएचडी की जो थीसिस थी, उसमें आप महाश्वेता देवी से बहुत मुतासिर हुए। 1084 की माँ, जंगल के दावेदार जैसी किताबों की मुसन्निफीन। तो जो आपका सब्जेक्ट है एंथ्रोपोलॉजी, इसमें आपको लिटरेचर से कितनी हेल्प मिलती है? एंथ्रोपोलॉजी भले ही चाहे लिटरेचर को बहुत ज़्यादा हेल्प ना करती हो, लेकिन मुझे इसलिए भी कर रही थी कि मेरा जो फर्स्ट लव था वो लिटरेचर ही है। तो यानी अगर मैं एंथ्रोपोलॉजी में नया नहीं गया होता तो मैं एक अदीब होता, राइट और लिख रहा होता अपना इस तरह से। और ख़ास तौर से पोइट्री, तो हिंदी उर्दू की पोइट्री में दोनों में मुझे बहुत इंटरेस्ट है मुझे। तो एक तो वजह यह है उसकी, और दूसरी वजह यह थी कि जब वो किताब छपी बॉन्डेड फॉर एवर, जो वहाँ के बंधुआ मजदूरों पर, तो कहाँ के बंधुआ मजदूर थे ये उत्तरकाशी का एक वो है, पुरोला, नौगांव का एरिया टेरी गढ़वाल का, और जौनसार बाबर का एरिया, ये तीनों का मिला के यमुना बीच में है। और दोनों पूरा, बाकी तो आपका देखा ही हुआ एरिया वो करती है वो। तो उसके ऊपर था एक्चुअली वो। तो जब वो छप गई किताब, और इस तरह की किताबें में कोई दूसरा एडिशन तो छपता नहीं है, एक बार छपी ख़त्म हो गई बात अपना। उसके बाद क्या हुआ कि मैं भी भूल गया, दूसरे कामों में लग गया, ट्राइबल इंडिया लिख दी, फिर उसको रिवाइज करता रहा, फिर और किताबें आती रही, मैं भूल चुका था उसको जी। तो एक दिन क्या हुआ, मैं वर्धा में, जब मैं बीच में था महात्मा गांधी इंटरनेशनल हिंदी यूनिवर्सिटी में, तो उस साल चीफ गेस्ट के तौर पर फाउंडेशन डे में आना था महाश्वेता देवी को। विभूति नारायण राय उसमें राय थे मेरे वाइस चांसलर। तो मेरे पास एक मैसेज आया महाश्वेता देवी का, और सर्किट हाउस में रखी हुई थी, और उनको मैसेज आया कि इनको भेजो मेरे पास, मैं मिलना चाहती हूँ। आई वॉज थ्रिल्ड कि महाश्वेता देवी ने मुझे याद किया। और मैं तो उनका मतलब बहुत पुराना फ़ैन था, सारी किताबें उनकी पढ़ी हुई थी। तो मैं दौड़ के गया उनसे मिलने के लिए। तो खैर उन्होंने मुझसे कहा, भाई देखो, मुझे 2 तुमसे काम है। पहला काम तो ये कि ये जो तुम्हारी किताब थी, मैंने उस पर इतना ज़्यादा उस पर अंडरलाइन किया, सब किया कि मैं पढ़ नहीं पा रही हूँ उसको, मुझे एक दूसरी कॉपी चाहिए उसकी। एक तो मुझे ये चाहिए, और दूसरा मैं चाहती हूँ कि इसको तुम रिवाइज करो, और हिंदी में ट्रांसलेशन ज़रूर इसका होना चाहिए, ताकि वो
हिंदी वाले भी उसको पढ़े। 20 साल बाद, बताइए कितना ज़माना हो गया था। 82 में आपकी आई थी ये। हाँ, और और ये बात है 2000 ये 7-8 की बात है। जी। 25-30 साल गुजर गए उसमें। तो हमने कहा देखिए, मैं जब वहाँ पर फील्ड वर्क कर रहा था तो उस वक्त जो है मैं 25-26 साल का नौजवान था। मैं तो अब सोच भी नहीं सकता कि मैं उन पहाड़ों पर, जहाँ पर इस तरह से रेंग के अक्सर चढ़ना पड़ता था, इनएक्सेसिबल बिल्कुल होते थे, मैं तो सोच ही नहीं सकता कि मैं जा पाऊँगा वहाँ पर। तो क्या नहीं, ऐसा करो कि जो सबसे नज़दीक हो, सड़क के सबसे नज़दीक जो गांव है वहाँ तो कोशिश करो जाने की, और देखो क्या चेंज हुआ है, कुछ बदला कि सब कुछ वैसा ही है। तो मैंने कहा ठीक है, मैं कोशिश करूँगा जाने की। और दूसरा मैंने कहा कि और हिंदी में कौन छापेगा, इस तरह की किताबों को कौन छापेगा और कौन पढ़ता है इसको। तो नहीं, नहीं कोई ना कोई छापेगा। और बड़े मज़े की क्या बात थी, वो कुछ और सोच रही थी वो। 1-2 महीने के बाद मैंने देखा, जो हिंदी का हिंदुस्तान निकलता है, दैनिक हिंदुस्तान, उसमें उनका एक कॉलम आया करता था। जी जी, याद है। याद है आपको ना? हाँ बिल्कुल। महीने में 1 बार या 2 बार से आता था। मेरे यहाँ 1 बार आता था हिंदुस्तान उन दिनों। एक दिन मैंने खोला अखबार, तो बीच के एडिटोरियल वाले पेज के ऊपर उनका वही कॉलम था, और उसका जो हेडिंग थी वो थी नदीम हसनैन की रचनात्मक शक्ति। अच्छा। अरे मैंने कहा, मेरे ऊपर लिख दिया भाजपा देवी ने। मतलब मैं दंग रह गया बिल्कुल। मैंने कमाल है। मैंने उनको फ़ोन किया फिर जी। मैंने कहा दीदी मैं क्या बताऊँ, मुझे तो यकीन नहीं आ रहा है कि मेरे ऊपर आप लिख देंगी। कहने यही एक तरीका था कि तुम हिंदी में किताब को लाओ फिर। और उनका इतना सटीक देखिए था, मेरे जैसे ही वो अखबार में छपा, मुझे अगले ही दिन 2 पब्लिशर्स के फ़ोन आए। कैसे मैं मांग के कौन सी किताब है वो, हम ट्रांसलेशन छाप देंगे। क्या बात जितना माशूद, तो ये महज इत्तेफाक था। अगर वो नहीं मिलती और नहीं कहती ये बात, ये तो न उसका हिंदी में होता तर्जुमा आया उसके हिंदी में। और बंधुआ जीवन हमारा, इस नाम से उसका तर्जुमा है। वो प्रकाशन संस्थान ने छापा है, दोनों। अच्छा। इंग्लिश में भी, और उन्होंने ही ट्रांसलेशन भी करवाया था उसका। डॉक्टर साहब, जैसे पढ़ने लिखने की इतनी सारी बातें हैं, तो आपने बताया कि वालिद साहब पुलिस में थे, लेकिन आपके 4 मामा और चारों बड़ी अजीम शख्सियत थे, और उसमें से 3 एकेडमिक्स में थे, 1 फिल्मों में थे, राही मासूम रज़ा साहब, और उसके बाद मुनीस रज़ा साहब जिन्होंने कि JNU के बानी रहे, वो दिल्ली यूनिवर्सिटी वाइस चांसलर रहे 5 साल। इसके अलावा मेहंदी रज़ा साहब और फिर अहमद रज़ा साहब। मेहंदी रज़ा साहब अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में ज्योग्राफी के हेड ऑफ डिपार्टमेंट थे। जी जी। तो आपको क्या कुछ अपने मामाओं से कोई प्रेरणा मिलती रही कि इतने बड़े नाम बताइए, वो चारों लोग अपने अपने फील्ड के माहिरीन, यद्यपि 2 लोगों का नाम ज़्यादा है, मुनीस रज़ा साहब का और राही मासूम रज़ा साहब का, को ये इन्फ्लुएंस है आपके पर्सनैलिटी में? बहुत है, बहुत है, बहुत है। इसलिए कि मेरे वालिद की तरफ से जो थे, वो लोग सब छोटे मोटे ज़मींदार थे और खेती किसानी में थे, और तो कोई ज़्यादा पढ़ाई लिखाई में भी नहीं थे। तो दूसरी ये कि हमारे वालिद को कभी गांव से कभी इंटरेस्ट भी नहीं रहा। तो हम लोग गर्मी की छुट्टियों में अपने नानिहाल जाया करते थे, गाजीपुर में। आधा गांव वाला, आधा गांव का मतलब उसमें जाते थे। तो वो तो अब तो शहर में ही गाजीपुर सिटी में घर बना लिया था। नाना ने, बहुत बड़े वकील थे वहाँ के वो, और गांव गंगोली था जिसके ऊपर आधा गांव लिखी गई है। तो वो हमारे बचपन की सारी वो यादें हैं। वो राही साहब, मोनीस साहब, इन लोग सबके बच्चे सब इकट्ठा होते थे वहाँ के ऊपर। राही साहब के साथ जो हमारा फैसिनेशन था वो आगे भी, राही साहब हमारे रोमांटिक हीरो थे, लेकिन हमारे रोल मॉडल मोनीस साहब थे। अच्छा। रोल मॉडल मोनीस साहब थे, हमारे रोमांटिक हीरो राही साहब थे। राही साहब की वजह से हमको लिटरेचर में बहुत दिलचस्पी हुई, और कमाल के आदमी थे वो, शायर के तौर पर भी और लेखक के तौर पर भी। महाभारत सीरियल, और महाभारत लिख के तो हमारी हो गई। उसके बाद महाभारत सीरियल लिख दिया, फिर पूरा ट्रैफिक रुक जाता था। क्या था। तो इन लोगों का तो बहुत असर है, इसमें कोई शक नहीं, इन दोनों का।
हमको लिटरेरी टेस्ट डेवलप करने में राही साहब का, और एकेडमिक्स में जाने में मुनीस साहब का बहुत रोल है। और इन्हीं लोगों की वजह से इन लोगों ने मुझे ज़हनी तौर से मुझे मार्क्सिज्म की तरफ भी जो है वो मोड़ा, मुतवज्जा किया। हाँ, मोड़ा मुझे। लेकिन अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी आपके लिए चार्म नहीं रहा, जबकि चारों लोग अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से ही निकले। अरे ये तो आपने ऐसे दुखती हुई रख हाथ रखा है उसका। जी। वो जब ये लोग पढ़ा रहे थे, मुनीस साहब भी पढ़ा रहे थे वहाँ पर, राही साहब भी पढ़ा रहे थे वहाँ पर, मेहदी रजा साहब भी, तीनों मामू पढ़ा रहे थे वहाँ पर। चौथी वाले जा चुके थे रिजर्व बैंक में। तो वो लोग कहते थे हमारे वालिद से कि बच्चों को भेज दीजिए यहाँ पर, आराम से यहाँ पर हॉस्टल का भी इंतज़ाम करा देंगे। जो भी कहा, बड़े बासर लोग थे वहाँ पर ये लोग सब। हमारे वालिद बड़े प्रैग्मेटिक आदमी थे। उन्होंने कहा कि नहीं, अलीगढ़ में नहीं, इसलिए कि अलीगढ़ में कई रियायतें मिल जाएंगी इन लोगों को, जब वहाँ पर तुम लोग की वजह से भी और बाकी भी वजह से। क्या बात, क्या बात। बोले कि हर मुल्क में माइनॉरिटी को कुछ न कुछ डिस्क्रिमिनेशन का सामना करना पड़ता है। कोई हिंदुस्तान में की बात नहीं है खाली, ये पूरी दुनिया में है। ये इन लोग को भी करना पड़ेगा। मैं नहीं चाहता कि इनको बैसाखी मिले। इनको क्या बात, इनको अपने पैर पे खड़ा होने दो। लेट देम फाइट फॉर नंबर 1 पोजीशन। किसी को नहीं भेजा। हमारे बड़े भाई जो दो थे, उन्होंने सब ने यही इसी इलेक्ट्रॉनिक यूनिवर्सिटी से पढ़ा, MCOM LLB सब उन लोग ने भी यहीं से किया। हमारे यहाँ से कोई नहीं पढ़ा अलीगढ़ में। हम भाई बहनों में से फादर ने कहा किसी को जाने की जरूरत नहीं, सब यहीं पढ़ो, आके पढ़ो, फाइट करो, मेहनत करो और यहाँ कुछ बन के दिखाओ यहाँ पर। क्या बात है। मतलब वो बैटल फील्ड के आदमी थे और आप लोगों को बैटल फील्ड में, एजुकेशन के बैटल फील्ड में। आज हम सोचते हैं कि वाकई उन्होंने बहुत बड़ा हम लोग के ऊपर एहसान भी किया और कितने दूरंदेश थे वो ये। अच्छा, एक बार आपने जिक्र किया था कि राही मासूम रजा साहब जो है एक साथ 3 मुख्तलिफ मौजूआत पे लेखनी चलाते थे। मतलब ये जब से आपने मुझे बताया था, एक हम लोग की आपसी बातचीत में आपने इसका जिक्र किया था, मैं आज तक सोचता हूँ कि मतलब ऐसा कैसे हो सकता है कि जैसे बाएं हाथ से भी आदमी टेनिस खेल रहा हो, दाएं हाथ से भी खेल रहा हो। ये क्या माजरा था कि कमाल है साहब। मैं तो जब हम लोग गाजीपुर जब जाया करते थे गर्मी की छुट्टी में, तो देखा हमने, एक दिन देखा कि ये 3 क्लिप बोर्ड रखे हुए हैं उनके कमरे में, और एक पर कुछ थोड़ी देर लिखते हैं, फिर हंसी मजाक किया हम लोग के साथ। बच्चों को बहुत छेड़ा करते थे और कुछ हम लोग से मजाक किया, हाँ भाई और कोई शेर सुनाओ। अरे क्या घटिया शेर सुना रहे हो, अच्छा शेर सुनाओ, ये सब कहते थे। उसके बाद फिर दूसरे क्लिप बोर्ड पर गए, कुछ जाके उस पर लिखा। एक दिन पूछा हमने उनसे, हम स्कूल डेज में थे उस वक्त, हमने कहा कि ये तीन बोर्ड्स पर क्या लिखते हैं? तो कहने कि भाई मैं 3 किताबें लिख रहा हूँ। एक मैं रोमानी दुनिया के लिए लिखता हूँ, एक मैं जासूसी दुनिया के लिए लिख रहा हूँ इलाहाबाद से, और एक मैं किसी मैगजीन के लिए आर्टिकल लिख रहा हूँ। ये 3 में मैं कमाल, मैंने कहा इतनी मल्टीटास्किंग कमाल है। 3 आप। तो उस ज़माने में जब तक वो नहीं गए थे अलीगढ़, और उनका जो लाइवलीहुड जो था, ज़रिए माश जो था, वो इलाहाबाद से जासूसी दुनिया और रोमानी दुनिया निकला करती थी। बड़ी पॉपुलर थी उस ज़माने में, इब्न सफ़ी और इब्न सईद वाली वो सब। तो वो दूसरे नाम से लिखा करते थे। उन्होंने उन नावलों को अपना नाम कभी नहीं दिया। घोस्ट राइटिंग थी। शाहिद अख्तर के नाम से, आफाक हैदर के नाम से, इस तरह से वो करते थे वो। तो मैंने बहुत कोशिश किया कि मैं इस चीज़ को उनके इम्यूलेट कर पाऊँ, लेकिन मैं कर नहीं पाया उसको। मैं एक वक्त में एक ही काम कर पाता हूँ। तो उनको भी नाना हमारे उस ज़माने के, आप इमेजिन कर सकते हैं कि जिनको नाना हमारे 1880-90 के पैदाइश उनकी थी, वो किस ज़माने के रहे होंगे वो। उस ज़माने में BA LLB करना, गिनती के लोग LLB करते थे। तो एकेडमिक्स का तो ट्रेडिशन था, उससे तो वो लोग काफ़ी मुतासिर हुए होंगे। इसके अलावा जो हम लोग का नानिहाल का गांव है गंगोली, तो 2 हिस्सों में बटा हुआ है वो। एक उत्तर पट्टी कहलाता है, दूसरा दक्षिण पट्टी है। क्योंकि उस दक्षिण पट्टी में भी, उस गांव से उस ज़माने में डिप्टी कलेक्टर 2 थे, और वहीं से फिर ये IAS भी निकले। जो टॉपर थे IAS के, शाहिद मेहदी साहब, जो बाद में जामिया मिलिया के भी वाइस चांसलर रहे बाद में। तो ये लोग सब उस गांव का था, माहौल था वैसा। तो गांव के जो सैयद लोग थे वहाँ के, उनमें हायर एजुकेशन का बहुत माहौल था उस वक्त भी।
तो इन लोग पर तो उसका असर पड़ नहीं था वैसे भी। और जब अलीगढ़ चले गए तो फिर पूरा एकेडमिक ही माहौल हो गया फिर तो। डॉक्टर साहब, हम लोग अब थोड़ा रुख करेंगे लखनऊ की तरफ, जहाँ गुज़िश्ता 75 साल से आप हैं। लेकिन लखनऊ में जो बदलाव आया, इसका स्वरूप आपने कभी सोचा था कि ऐसा होगा? लेकिन जब मैं अपने बचपन की तरफ जाता हूँ, यानी जहाँ तक मेरी याददाश्त जाती है जहाँ तक, तो सबसे पहले तो मेरी स्कूल डेज़ की, बिल्कुल बचपन की। तो एक तो हम ओल्ड लखनऊ के में नखास का जो एरिया है, हम लोग उसमें रहते थे। तो जैसे ही वो गली एक ढाल शुरू होती थी, दूसरा मकान हम लोग का था। एक तो बड़ी बचपन की हमारी यादें जो अपने हम बच्चों को बताते हैं तो उनको बड़ा अजीब लगता है कि मेन रोड पर तो लाइट थी, तो स्ट्रीट लाइट विक्टोरिया स्ट्रीट पर, लेकिन गलियों में नहीं थी। तो एक शाम को एक आदमी आया करता था साइकिल के ऊपर, एक सीढ़ी छोटी सी लेके और मिट्टी के तेल उसमें लेके, और जगह जगह पोल्स पर लगे हुए थे, जैसे लालटेन होती हैं, लालटेन की तरह चौकोर से था, उसमें तेल डाल के बत्ती से जला देता था वो। तो वो रात भर वो तेल चलता था अपना, इतने उसको अंदाज़ा था कि इतने में होगा। बड़ी ईमानदारी थी। तो वो इस तरह से देखा शुरू में वो। फिर हमारे बिल्कुल जस्ट पहले वाला जो मकान था उसमें एक नवाब साहब रहा करते थे, और सामने भी एक नवाब साहब रहा करते थे। तो हमारे बचपन की यादों में ये 2-3 यादें बड़ी हैं जिनको हम अपने बच्चों के साथ भी शेयर हमने किया, तो उन्होंने भी बहुत इन्जॉय किया इसको। तो जो हमारे बगल वाले जो नवाब साहब थे, हम लोगों ने काफ़ी लखनऊ की ज़बान उनसे सीखी, इसलिए कि हम लोग हर वक्त उनके आने जाना था। उनकी बेटियों से, हमारी बहनों से दोस्ती थी, तो उस नाते हम लोग काफ़ी आते जाते थे। तो वो नवाबी कल्चर की वो झलक, जो ट्रेडिशनल नवाबी कल्चर जो था, मुझे लगता है कि मैं बहुत खुशनसीब हूँ कि मैंने उसकी आखिरी झलक देखने का मुझे मौका मिला। और ख़ास तौर से वो पूरा जो चौक का जो पूरा वो एरिया है, जो गोल दरवाजे से शुरू होकर अकबरी गेट तक जाता है, वो वहाँ भी कभी कभी जाते थे कोई सामान लेने के लिए। तो वो आखिरी दौर था जब वहाँ पर घुंघरू और तबले के साथ जो मुजरे हो रहे थे, अच्छा, वो सुनने का मौका मिला। ज़ाहिर है कि जा तो सकता नहीं था वहाँ पर, तो नीचे गुजरने में अक्सर रुक के सुन लिया करता था, जबकि स्कूल में पढ़ता था। बहुत फैसिनेट करती थी चीज़ वहाँ पर वो। और वो उसी सड़क से जब जहाँ वो ख़त्म होती है ढाल के ऊपर, तो उसी के सामने एक चावल वाली गली हुआ करती थी जो लखनऊ का रेड लाइट एरिया था। अच्छा। तो उसी के पास एक बर्फ़ की दुकान वाला रहता था, जो बर्फ़ का गोला जो करके करते हैं। तो एक दिन स्कूल से निकल के वो बर्फ़ का गोला जो है वो खा रहे थे और सामने देख रहे थे ऊपर, चावल वाली गली में ऊपर बैठ। तो बड़ा फैसिनेट कर रही थी हमको कि वो वहाँ से ऊपर से वो डलिया नीचे डालती थी और कुछ मूँगफली ख़रीद रही हैं, ये ख़रीद रही हैं, वो ख़रीद रही हैं। तो एक दिन मैं ऐसे बर्फ़ चूस रहा था और उनका जायज़ा ले रहा था, तो मेरे वालिद उधर से गुजरे, लेकिन मुझे टोका नहीं उन्होंने। अच्छा। और जब मैं घर पहुंचा तो उन्होंने कहा कि तुम वहाँ क्या कर रहे थे, तुम स्कूल से सीधे घर क्यों नहीं आए? तो मैंने कहा कि नहीं, मैं वहाँ वो बर्फ़ का गोला मुझे अच्छा लगता है, तो मैं वो खा रहा था। तो उन्होंने कहा कि तुम घर आके नहीं खा सकते थे, शुरफा में सड़क पर खड़े होकर नहीं कुछ खाया जाता, ये कल्चर था। मैंने अपने बचपन में सड़क पर किसी को कुछ खाते नहीं देखता था मैं। आपने लिया तो लेके घर में आके खाते थे। तो उन्होंने कहा शुरफा में जो है वो। तो मैंने कहा मैं बर्फ़ का गोला घर तक कैसे लाऊं मैं इसको, तो पिघल जाएगा वो। तो उन्होंने कहा तो उसको खाने की भी ज़रूरत नहीं है। अब मैं उस वक्त ये नहीं समझ पा रहा था कि मुझे वो किस बात के पर हो गया। बहुत बाद में जाके मुझे अंदाज़ा लगा कि वो जो प्रॉब्लम उस जगह का था, वो मैं वहाँ पर क्यों हूँ वहाँ पर। लेकिन आपका खाने का शौक आज तक बरकरार है। हाँ, वो बरकरार है। और इसमें मैं कहूँगा कि भाभी जी जो हैं वो आपको, जो आपकी शरीक हयात हैं जी, वो बहुत ही बढ़िया लजीज किस्म की चीज़ें बनाती हैं। आप क्या पसंद करते हैं खाने में? हम किसी ज़माने में तो काफ़ी नॉन वेजिटेरियन हुआ करते थे। अब तो हम उस तरह के वेजिटेरियन हैं जिसको कभी कभी नॉन वेज खाने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। जी। लेकिन मुझे लखनऊ की चीज़ों में आज भी जो मुझे फैसिनेट करती है वो यहाँ की कुलचा नहारी रहीम की। जी। और
एक से एक हमारे यहाँ उसके चाहने वाले हैं। हमारी बेटी जो है, चाहे वो लंदन से भी आती है, जब यहाँ पर जब एयरपोर्ट पर, तो एयरपोर्ट से ही सीधे फ़ोन करती है कि हम पहले रहीम के यहाँ जाएंगे, कुलचे नारी खा के फिर घर आएंगे। क्या तो एयरपोर्ट से सीधे। तो ये हम लोग का पुराना शौक़ रहा है उस ज़माने का। अभी भी, हालांकि अब बहुत दूर हो गया यहाँ से, लेकिन फिर भी जाते हैं, कम से कम साल में 2-3 बार तो चले ही जाते हैं। लेकिन वहाँ की यादों में जो है एक और बड़ी ज़बरदस्त याद हमारी है बचपन की। और जो मैं आपसे कह रहा था ना कि जो एक नवाबी कल्चर का जो पूरा पार्ट था वो, तो हमारे अक्रॉस दी स्ट्रीट जो घर था, उसमें एक नवाब साहब रहते थे। वो तो विज़िट किया करते थे, और वो जिन मोहतरमा को रखे हुए थे वो उसमें वो रहती थी। वो तो अक्सर मैं जब ऊपर छत पर से उनके कमरे में मुझे दिखाई देता था। बहुत खूबसूरत सी एक औरत, मैं खैर उम्र होगी 75-80 साल की, उस वक्त मैं बच्चा था। बहुत गोरी चिट्टी लगता है, बिल्कुल लगता है कि कहाँ से चली आ रही है, बिल्कुल बहुत नहायत ही खूबसूरत। मैं सोचता था कि ये आज से 30-40 साल पहले कैसी लगती होंगी। तो एक दिन क्या हुआ कि मैं उनको देख ही रहा था कि उनकी नज़र मिल गई मुझसे। तो उन्होंने मुझको बुलाया ऐसे। अच्छा। तो मैंने सोचा कि तारीख़ अपने आप को दोहरा रही है क्या, इसलिए राही साहब का भी यही एपिसोड था जो उन्होंने अपनी किताबों में भी लिखा है उसको जी। तो लेकिन मेरी हिम्मत नहीं पड़ी जाने की। और मैं किससे पूछूं कि वो कौन थी। वाली से पूछ नहीं सकता था कि ये कौन है ये लेडी। एक साहब खाली उनके कभी कभी आते हैं, पुराने नवाब साहब, उसी नवाबी कपड़ों में पहने हुए। कभी कभार वहाँ से गज़ल गाने की और तबले की भी आवाज़ आती थी, कभी कभी मुजरा भी होता था जी। तो शायद मैंने उस लखनऊ की, उस गुज़िश्ता लखनऊ की आखिरी बहार का आखिरी सीन शायद मैंने देखा है। उसके बाद पिक्चर खत्म हो गई पिक्चर उसके बाद। आपने इसीलिए कि अपनी किताब का नाम जो द अदर लखनऊ है, उसमें लिखा लखनऊ ऑफ मेमोरीज एंड इस तरह का आपने जो उसका टाइटल दिया है। लखनऊ का आपने एक माजी का शहर बताया। नहीं, उसका जो एम्फेसिस है वो द अदर के ऊपर है, द अदर लखनऊ। तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि वो तो पहला लखनऊ कौन है जी, जो हम दूसरा लखनऊ की बात कर रहे हैं। तो फिर पहला लखनऊ कौन सा है फिर? तो पहला लखनऊ वो है, अगर आप देखें कि जो पब्लिश स्कॉलरशिप है जितनी, अगर आप देखें उसको इंटरनेट के ऊपर, तो लखनऊ पर जितना भी लिटरेचर प्रोड्यूस किया गया है आज तक, पब्लिश हुआ है, उसमें से आप ये देखिए 90% से ज़्यादा जो लिटरेचर है नवाबीन पर, वो इन 3 थीम्स के ऊपर है। या तो 1857 के ऊपर है, या यहाँ के मॉन्यूमेंट्स पर है, या नवाबों का जो पैलेस कल्चर है उसके ऊपर है। यहाँ के अवाम कैसे रहते थे, कौन सी कास्ट कम्युनिटीज़ रहती थी, लखनऊ का जो सिंक्रेटिक कल्चर है, जो कंपोजिट कल्चर है, वो कैसे डेवलप हुआ, इसके बारे में ज़्यादा बात ही नहीं हो रही थी। लखनऊ के तमाम जो दस्तकार हैं, लखनऊ के फ़नकार हैं एक से एक, लखनऊ के जो सबाल्टर्न तबका है, चाहे कहार से लेके और कनमैलिया से लेके और मालिशी से लेके सारा वो भी तो लखनऊ का हिस्सा था ना वो। तो मैंने सोचा कि मैं जब किताब लिखूँगा तो मैं नवाब और ये सब की बात नहीं करूँगा उसके अंदर। ये मेरा दूसरा लखनऊ है जहाँ पर डिफरेंट कास्ट का कैसे रह रही हैं, डिफरेंट कम्युनिटीज़ कैसे रह रही हैं, कैसे एक दूसरे के साथ वो उनका एडेप्टेशन है, किस तरह से ऐसा खूबसूरत कल्चर डेवलप हुआ कि किसी का नाम इकबाल राय है, किसी का नाम महताब राय है। आप जाइए तो आज भी आपको लाटूश रोड पर या यहियागंज के अंदर आपको पुराने बोर्ड अभी भी नज़र आ जाएंगे इस तरह के। ये कैसा सिंथेटिक कल्चर था यहाँ पर, जहाँ पे एक नवाब साहब की माँ जहाँ के ऊपर वो हनुमान मंदिर बनवा रही हैं और एक पंडिताइन जो है वो मस्जिद बनवा रही है। पढ़ाइन की मस्जिद जो अमीनाबाद में है, दानी टेम्पो स्टैंड के सामने वाली जो मस्जिद है वो पढ़ाइन की मस्जिद कहलाती है, पांडे की वो मस्जिद। मुझे ये बहुत फैसिनेट करती थी चीज़ें सारी। ये इन पर कम लिखा गया था, बहुत कम लिखा गया था। तो मैंने सोचा कि ये, और प्लस अब जो लखनऊ बदला है, यानी लखनऊ की पूरी जो सोशल डेमोग्राफी है जिस तरह से बदली है वो, उसी हिसाब से कल्चर बदला है। तो वो सारे जो बदलाव हुए हैं इस पिछले 50-60 साल में, इस पर बहुत कम लिखा जा रहा था।
छुटपुट आर्टिकल्स आते थे, लेकिन कोई किताब मेरी नज़र से नहीं गुजरी। इसने आपको मोटिवेट किया? इसने मोटिवेट किया। अच्छा डॉक्टर साहब ये बताइए कि जैसे आपने किताब लिखी, मैंने भी उसको देखा है, अभी तो पूरी तरह पढ़ नहीं पाया, लेकिन आपने बहुत ही मुख्तलिफ जो तबके हैं उनका जिक्र किया है, उनके बारे में सब लिखा है। तो आपका कुछ ऐसा वो रहता था कि आप घूमने जाते थे, साइकिल लेके चले जा रहे हैं, घूम रहे हैं जगह जगह, कैसे इसके पीछे का जो आपका जो बचपन के बाद जो जवानी का दौर था, या फिर आप टीचर भी रहे यहाँ पर शिया कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में, तो रूटीन कैसा रहता था? कभी आपको ऐसे लोगों से मिलने जुलने का वो रहता था रेगुलर तौर पर? इंटरमीडिएट तक तो काफ़ी मेरा आना जाना रहता था उस एरिए में भी और तमाम उसकी गलियों में भी। सब वो हमारी क्रिकेट की टीम चूँकि वहीं थी, तो अशरफाबाद की गलियों में कभी जा रहे हैं, कभी टूरियागंज के अंदर किसी गली में जा रहे हैं, कभी गिरधारा सिंह कॉलेज के अंदर जा रहे हैं, तो वो काफ़ी घूमना फिरने का तो मौका मिलता था। उसके बाद काफ़ी कम हो गया आना जाना वहाँ पर। लेकिन वो जब ये किताब में लिख रहा था तो मुझे मालूम था कि मैं बहुत ज़्यादा खुद फील्ड वर्क नहीं कर पाऊँगा, तो जहाँ जहाँ मुझसे मुमकिन हुआ वहाँ वहाँ तो मैं गया। बाकी चूँकि वो रिसर्च प्रोजेक्ट था जिसमें मुझे ये आसानी दी गई थी कि मैं कोई रिसर्च इन्वेस्टिगेटर्स या एसोसिएट अपना रख सकूं, तो मेरे 2 रिसर्च इन्वेस्टिगेटर और 1 रिसर्च एसोसिएट भी था, जिनको मैं ये होमवर्क देता था कि आज ये फलां डेटा मुझे चाहिए ये वाला। फिर मैं उसको क्रॉस चेक करता था खुद भी जाके एक बार। इस तरह से सारा काफ़ी इन्फॉर्मेशन मुझे उनके ज़रिए भी मिल जाती थी मुझे। जी जी। अच्छा, अकेला मैं नहीं कर सकता था इसको। नहीं, उस समय तक आपकी मसरूफियात भी काफ़ी बड़े आला दर्जे की थी। आपने 2 साल फुल ब्राइट स्कॉलरशिप के तहत न्यूयॉर्क में गुजारे, वहाँ एक यूनिवर्सिटी में आप रहे और कई जगह विजिटिंग प्रोफेसर भी रहे। उसके बाद आपके बेटे जो है और आपकी पुत्रवधू भी इस समय शायद साउथ कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी में हैं। इतने साल में आपने अमेरिका को भी बदलते हुए देखा। तो जब आप 2004 से 2006 के दौरान वहाँ पर थे और अभी आप जब पिछले साल गए थे, तो क्या आपको चेंजेस अमेरिका में नज़र आते हैं? देखिए, हम लोग वहाँ थे 2006 से 8 के बीच में। 2006 से 8। और इत्तेफाक ऐसा था कि हम जहाँ पर थे न्यूयॉर्क स्टेट में, वो काफ़ी लिबरल था हमेशा से जी। न्यूयॉर्क स्टेट, और इसीलिए डेमोक्रेट वहाँ से हमेशा जीतते थे। तो हिलरी क्लिंटन वहीं से सेनेटर होती थी। तो ये और मैसेच्यूसेट्स, तो मेरा बेटा चूँकि वहाँ भी था, तो मैं पहले उसी यूनिवर्सिटी में था। मैसेच्यूसेट्स की एक यूनिवर्सिटी है, ब्रिज वाटर स्टेट यूनिवर्सिटी, स्टेट की है मैसेच्यूसेट्स की। तो वहाँ तो ये दोनों बड़ा लिबरल स्टेट्स थे। तो जो मैं पढ़ा करता था कि ब्लैक्स के साथ ये हो रहा है या हिस्पैनिक के साथ, वो उतना मुझे नज़र नहीं आता था वहाँ के ऊपर। और बाकी जो मुझे जो चीज़ बड़ी अजीब लगती थी, जब पहली बार मैं रहने गया वहाँ पर, इसके पहले तो 1985 में एक बार जा चुका था, लेकिन रहा नहीं था, 2-4 महीना रहा था। इस बार तो 2-3 साल रहा जब पढ़ा रहा था वहाँ पर। तो एक बार जो मुझे बड़ी स्ट्राइकिंग लगी, जो मैं अपने सब दोस्तों के साथ भी शेयर करता हूँ, वो ये है कि एक एवरेज अमेरिकन जो है वो बहुत इग्नोरेंट है जी, कुछ नहीं जानता। वो एक एवरेज हिंदुस्तानी उससे कहीं ज़्यादा नॉलेजेबल है, उसको दुनिया की सब जगह की ज़्यादा खबर है उसको। वो और बस वो काम करता है और इन्जॉय करता है ज़िंदगी को, उसके सोशल कंसर्न भी बहुत नहीं है उसके। कैंपस की लाइफ बिल्कुल डिफरेंट है, इट इज द अदर अमेरिका। मतलब यूनिवर्सिटी के जो कैंपस है वहाँ पर अगर आप देखें तो वो बिल्कुल डिफरेंट लाइफ, बहुत डेमोक्रेटिक है, बहुत सेंसिटिव है, माइनॉरिटीज़ को लेके जो है वो बहुत ज़्यादा कंसिडरेट है, वो उनके हुकूक़ के लिए लड़ता है, वो उनके लिए, चाहे ब्लैक की माइनॉरिटी हो, चाहे मैक्सिकन्स हो, या कोई भी ये हो, रेशियल माइनॉरिटीज़ के लिए भी, विमेंस राइट्स के लिए बहुत लड़ता है। तो कैंपस डिफरेंट है बिल्कुल, बाकी अमेरिकन समाज बिल्कुल डिफरेंट है। लेकिन जब मैं अब देखता हूँ तो इन स्टेट्स में भी धीरे धीरे जो एक रेशियल डिस्क्रिमिनेशन जो था, जो आपको बहुत सामने तो नज़र नहीं आता कि आप ऐसे गुजर गए तो आपको दिखाई देगा, लेकिन कहीं बरसों में ऐसा लगता था कि किसी भी एशियन पर या किसी इमिग्रेंट पर अटैक हुआ हो। वो संख्या बड़ी है, ख़ास तौर से जो ट्रंप के आने के बाद। ट्रंप के पहले वाले जो टेन्योर था उसमें भी उतना नहीं था।
तो अमेरिका भी बदल रहा है एक तरीके से। नस्लवाद की हवा चल रही है, वाइट सुप्रीमेसी जो है वहाँ पर भी इस तरह से है, वो भी बदल ही रहा है अब। जी। डॉक्टर साहब, आप काफ़ी किताबें आपने लिखी है, काफ़ी मेहनत करते हैं, तो कुछ ऐसा बताइए कि क्या मतलब सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है? सुबह आप व्यायाम करने जाते हैं, योग करते हैं, खाने में आप मशरूम खाते हैं कि मतलब वो मेडिटेरियन डाइट ले रहे हैं? ये है क्या, इसका राज क्या है? मुझे ये लगता है कि सिवा मॉर्निंग वॉक के अलावा, करीब 2 किलोमीटर की मैं मॉर्निंग वॉक पे करता हूँ, इसके अलावा मैं कोई एक्सरसाइज वगैरह खास नहीं करता। कभी थोड़ा साइकिल चला देता हूँ, ये स्टेशनरी घर के ऊपर जो है वो वाली, और कोई खास मैं कार्य नहीं करता है। योगा कभी किस ज़माने में करते थे, अब तो इधर बहुत दिनों से नहीं किया ये वाला नहीं। मुझे लगता है कि मैं अपने खान पान पर काफ़ी ध्यान देता हूँ। आई ईट लॉट ऑफ वेजिटेबल्स, आई ईट लॉट ऑफ फ्रूट्स, नट्स ख़ास तौर से। ये मुझे काफ़ी उससे फ़ायदा होता है मेरी सेहत को, उससे जो मेंटल शार्पनेस है वो बनी रहती है वो। और इसके अलावा मैंने अपने को कभी खाली नहीं रखा। मुझे अब रिटायरमेंट मेरा 2014 में हुआ था, अब 11 साल हो चुके हैं जी मेरे रिटायरमेंट को भी। उसके बाद ही मुझे एक दिन कभी ये नहीं लगा कि मैं रिटायर हो गया हूँ, इसलिए कि अपने को मैंने इतना बिजी रखा। एक मेरा रूटीन है जो 10:30-11 बजे मैं नहा वहा के सब नाश्ता वाश्ता करके मैं आके बैठ जाता हूँ अपनी स्टडी में वहाँ पर, और कुछ ना कुछ मैं लिखता रहता हूँ। और यह मेरा जो सोशल एक्टिविज़म है, शाम को कोई मीटिंग हुई है, कहीं डिमॉन्स्ट्रेशन है, कहीं धरना है, कुछ उसमें जाता रहता हूँ। तो मुझे लगता यह है कि मेरी अच्छी सेहत का यह राज है कि वो बड़ी पॉजिटिव थिंकिंग मेरी है। और दूसरी बात ये कि मेरा जो छोटा सा सर्किल है दोस्तों का, उसमें बड़े हम ख्याल लोग हैं उसमें, और हमारे आइडियोलॉजिकल एफिनिटीज़ भी उनके साथ बहुत ज़्यादा हैं, तो उनके साथ भी बड़ी अच्छी कभी कभी शामें गुजरती हैं। उनका काफ़ी साथ रहता है। और एक बात शायद और भी अच्छी ये है कि मैं बूढ़े लोगों के साथ ज़्यादा नहीं रहता मैं, दिमागी रूप से बूढ़े, जिस्मानी तौर से भी बूढ़े उनके साथ नहीं रहता जी। इसलिए कि मैं जवानों के साथ रहना पसंद करता हूँ। नहीं तो बूढ़े लोग जाइए अपनी बहू की शिकायत करते रहते हैं, कभी घुटने में ये हो गया, फलाने में ये हो गया। आई हेट इट। मुझे लगता है कि सब बेकार की बात है। मैं यंग लोगों से दोस्ती करना ज़्यादा मुझे अच्छा लगता है। बूढ़े वो लोग हों जो ये सब शिकायत ना करते हो इस तरह की, बड़ा पॉजिटिव जिनका अप्रोच है, बिल्कुल वो जवान दिल होना चाहिए। मैं एक आखिरी सवाल आपसे ये पूछना चाहता हूँ, एज एन एंथ्रोपोलॉजिस्ट, भारत में माइग्रेशन बहुत हो रहा है, तमाम कम्युनिटीज़ इधर से उधर, उधर से इधर। खासकर अगर हम देखें कि जो उत्तर प्रदेश है और बिहार है, यहाँ से बड़े पैमाने पे लोग महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात, तमिलनाडु, ऐसे तेलंगाना जा रहे हैं। लेकिन फिर भी सोशल आइडेंटिटीज़ का भी सवाल उठता रहता है। तो आप क्या देखते हैं, मतलब आने वाले दिनों में, क्योंकि देश के अंदर जो रोज़गार के मौके हैं वो कुछ ही हिस्सों में महदूद रह गए। खासकर मैं कहूँगा कि जो हमारा वेस्टर्न इंडिया है और साउदर्न इंडिया है, उसमें ज़्यादा पैमाने पर, बड़े पैमाने पर इंडस्ट्रियलाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन के असरात हमें दिखते हैं। लेकिन साथ में वहाँ पर जो इतने इंडस्ट्रियली आगे बढ़े हुए हैं, टेक्नोलॉजिकली आगे बढ़े हुए हैं, वहाँ पर भी अपनी कास्ट आइडेंटिटीज़ के सवाल उठते हैं। और दूसरे जो मुख्तलिफ राज्य हैं जहाँ पर कि ऐसे इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं है, वहाँ से भी, वहाँ अगर आप नॉर्थ ईस्ट की बात करें तो डिफरेंट ट्राइब्स में बहुत झगड़े होते हैं। कहीं मिज़ोरम में, असम मिज़ोरम बॉर्डर पे झगड़ा हो रहा है। तो जबकि जो सोसाइटी का नियम है कि तमाम कम्युनिटीज़ के बीच में इंटरेक्शन होगा और नई कम्युनिटीज़ बनेंगी, तो एज एन एंथ्रोपोलॉजिस्ट आप क्या देखते हैं, हिंदुस्तान का मुस्तकबिल क्या देखते हैं? देखिए, पहला जो आपका पार्ट था सवाल का, उसका तो ये है कि माइग्रेशन बहुत पुरानी चीज़ है हिंदुस्तान में। और जब एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने अपना पीपल्स ऑफ इंडिया प्रोजेक्ट किया, तो 8 साल का प्रोजेक्ट था जिसमें पूरे हिंदुस्तान को कवर किया था उन्होंने। तो पहली बार ये बात समझ में आई कि जब उन्होंने ये सवाल किए लोगों से
हर इलाके के, हर स्टेट के। जब उन्होंने ये सवाल किया कि वो कहाँ से आए हैं, उनका वो क्या यहीं के रहने वाले हैं, तो ये डेटा बता रहा है कि 80% लोग ऐसे हैं जो जहाँ रह रहे हैं वहाँ के रहने वाले नहीं हैं वो। अच्छा, वो कहीं से आके बसे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि माइग्रेशन बहुत पुरानी चीज़ है हमारे यहाँ। अब जो लग रहा है कि और ज़्यादा माइग्रेशन हुआ है, उसका वजह जो मेरी समझ में आती है वो ये कि अब हमारे पास जो प्रोफेशन या ऑक्यूपेशंस में जो डाइवर्सिटी आई है, इतनी नए नए तरह के जो ऑक्यूपेशंस आए हैं, वो ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ दे रहे हैं वो लोगों को। एक बात तो ये हो गई। तीसरी बात ये हो गई कि जो ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन के जो साधन हैं वो पिछले 100 साल में बहुत बड़े हैं, वो 70-80 साल में, 50 साल में बहुत बड़े हैं वो। उसकी वजह से ये अब जाना आना भी आसान हो गया है। इस तरह से ये सारी चीज़ें मिल के जो है वो एक तरह का हिंदुस्तान को सही माने में जो हिंदुस्तान है वो बनाने जा रही हैं वो। हम अपने बचपन में हमने कभी सुना भी नहीं था कि पंजाबी या सिंधी के अलावा भी कोई रहता है यहाँ के ऊपर। लेकिन जब मैं अपने लखनऊ वाली के लिए किताब के लिए जब मैं रिसर्च कर रहा था, पता चला कि यहाँ पर आसाम के लोग, यहाँ बिहू मनाया जाता है यहाँ के ऊपर, यहाँ ओणम मनाया जाता है बड़े पैमाने पर, यहाँ जगन्नाथ मंदिर इतना बड़ा बन गया है यहाँ के ऊपर, यहाँ पर उड़िया के हज़ारों लोग यहाँ के ऊपर हैं इस वक्त हैं, जो हम पहचान नहीं पा रहे हैं जिनको। और प्लम्बर्स की तो हालत ये है कि आप जितने भी अच्छे प्लम्बर्स हैं उनका 90% जो है वो उड़ीसा के एक ज़िले से हैं, गंजम से। अच्छा, तो हम लोग को अंदाज़ नहीं लग रहा है इसका। वो तो जब आप अंदर काफ़ी डीप में जाके देखिए तब आपको अंदाज़ लगेगा, अरे लखनऊ भी बड़ा कॉस्मोपॉलिटन हो गया है। अब लखनऊ ऐसा नहीं कि अरे लखनऊ वालों का लखनऊ है, इस तरह से। अब जहाँ तक जब बात रही कि साथ में जो है वो हमारी जो नैरो माइंडेडनेस है वो भी बढ़ी है, इसलिए कि जो एथनिक फीलिंग्स हैं वो बढ़ी हैं लोगों में। और अब तो ख़ास तौर से अब जो मौजूदा हुकूमत है वो तो इन चीज़ों को और बढ़ावा दे रही है। तो ये सारे फैक्टर्स मिल के हमको उस सिचुएशन की तरफ ले जा रहे हैं जिसकी तरफ आप इशारा कर रहे थे। अब मैंने आपसे पूछा था कि आप क्या मुस्तकबिल क्या देखते हैं? मुस्तकबिल तो अच्छा है ही है, इसमें कोई शक नहीं है। इसलिए कि जो लोग ऐसा करते हैं, जो हिंदुस्तान को इस तरह से बदलना चाह रहे हैं, मुझे लग रहा है वो कभी कामयाब नहीं होंगे इसके अंदर। इसलिए कि वो हिंदुस्तान की आत्मा के ख़िलाफ़ है वो। हमारी जो सिविलाइजेशनल सोल है वो ये नहीं है। अगर हम इतने ही ज़्यादा तंग नज़र होते तो हमारी यहाँ इतनी डाइवर्सिटी हो ही नहीं सकती थी हमारे यहाँ। जी जी। इसलिए कि इंडियन सिविलाइजेशन में हमेशा ये रहा है, लेट मिलियंस ऑफ फ्लावर्स ब्लूम, लाखों फूलों को खिलने दीजिए। तो ये फेज भी गुजर जाएगा। तो ये जो शादी का मसला था, तो उसमें कहाँ मुलाकात हुई थी आपकी? पहले जैसे आपने कहा कि लव मैरिज है, तो लव मैरिज तो कहीं कोई मुझे लव मैरिज पे याद है कि एक मेरे अमेरिकन दोस्त, जब मैं पढ़ा रहा था अमेरिका में, तो उसने पूछा मुझसे कि यार तुम लोग हिंदुस्तान में लव मैरिज क्यों कहते हो, क्या कोई हेट मैरिज भी होती है? तो हमने कहा नहीं, हमारे यहाँ होता है कि ये आमतौर से हमारी ट्रेडिशनल सोसाइटी में शादी के बाद लव होता है। हाँ। जब शादी के पहले अगर लव हो जाए तो उसको लव मैरिज कहते हैं। वो इस तरह से बात हुई थी। तो हमारे एक रिश्तेदार थे, उनकी बारात में हम गए थे वहाँ पर, तो रुदौली में। तो हमने वहाँ इनको देखा। अच्छा। इट वॉज लव एट फर्स्ट साइट। अच्छा। तो उसके बाद फिर ये लखनऊ आई, फिर हम फिर मिले वहाँ पर। फिर जो तरीका होता था उस ज़माने का, कोई जगह तो रहती नहीं थी कि जहाँ प्राइवेटली कहीं आप बैठ सकें। तो ये तो सिनेमा हॉल में जाके बैठ जाइए, और रेस्टोरेंट में बैठ नहीं सकते, पार्क भी इतने नहीं थे उस ज़माने में, तो बड़ा मुश्किल होता था वो। और फ़ोन भी नहीं था इस तरह का। हाँ, फ़ोन भी नहीं था, तो ख़त से काम चलाते थे बिल्कुल। वो खत कहीं पकड़े ना जाए। हाँ, वो भी रहता था। तो मैं तो यूनिवर्सिटी में ख़त मंगाता था, तो उसका वही नहीं था। मैं तो जहाँ में PhD कर रहा था और जॉब में भी था, तो मेरा तो वहीं आ जाता था ख़त। वो मेरा ख़त जब जाता था तो ये घर पर जाता था। तो लेकिन ये लोग सब मस्त लोग थे, किसी ने कोई नोटिस ही नहीं लिया। आ रहा होगा किसी के खत आए, क्या फ़र्क पड़ता है दोस्त से। अच्छा डॉक्टर साहब, एक जो अदीब है जिसका सारा समय किताबें पढ़ने में जाता है,
वो कितना वक्त अपनी शरीक हयात को दे पाता है, कितना उनको आप कभी घुमाने ले जाते हैं, कभी कोई पिक्चर आप करते हैं, क्योंकि ये प्रायः देखा गया है कि जो लोग बहुत ज़्यादा किताबों की दुनिया में रहते हैं, या जैसे डॉक्टर्स का है कि वो डॉक्टरी उसमें है, तो अपने परिवार वालों को समय नहीं दे पाते। नहीं, अब रिटायरमेंट के बाद तो मैं ज़्यादातर अब घर ही पर रहता हूँ और यहीं से काम करता हूँ। और उसके अलावा भी जब यूनिवर्सिटी में भी जब पढ़ा रहा था तो काफ़ी वक्त मैं घर पर रहता था पढ़ाने के बाद, इसलिए कि मैं बहुत ज़्यादा घूमने वाला आदमी नहीं हूँ मैं, तो काफ़ी वक्त घर पर भी रहता है, तो साथ तो काफ़ी रहता था। जहाँ तक बाहर घूमने की ताल्लुक़ है तो मुझे तो ज़्यादा इंटरेस्ट था घूमने में, इनके बनस्बत इनको ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था, तो इसलिए बहुत ज़्यादा जो है वो घूमना साथ में उतना घूमना इसलिए नहीं हो पाया कि इनको बहुत इंटरेस्ट नहीं है घूम जाने में। चक्कर ये हुआ उसमें। और अब जबकि वो खाली बिल्कुल हो गए सब लोग, सब जिम्मेदारियाँ पूरी हो गई, बच्चे अपनी अपनी जगह दोनों, वो बेटी अपनी लंदन में वो खुश है, बेटा बहू उनके बच्चे कैलिफोर्निया में हैं सब। तो अब ये हुआ कि अब तो चलो घूमा जाए, वो सब फ़ोन कर कर ही कहते हैं कि जाइए कहीं घूम के आइए जाके। तो हम लोग को फिर जब तक वो थी हिंदुस्तान में बेटी तब तो हम लोग को लेकर जाया करती थी, इसलिए कि अकेले हमको बहुत उलझन होती है चीज़ों को हैंडल करने में, ये सब करने में, तो वो ले जाती थी, अंडमान निकोबार ले गई, कहाँ कहाँ वही ले गई, वरना हम कहाँ जा पाते इस तरह से। तो काफ़ी हमने घूम लिया, अच्छा खासा घूम लिया। अच्छा, आपके जो बेटे और पुत्रवधू हैं वो पहले एकेडमिक्स में नहीं थे, पहले बैंकिंग सेक्टर में थे? बैंकिंग में थे। और बैंकिंग से वो जो आपके बेटे हैं वो, और आपके डॉटर इन लॉ मेरे ख्याल से वो किसी एक हिंदू परिवार हाँ, से, डॉटर इन लॉ हिंदू है मेरी, हाँ, हिंदू परिवार से ताल्लुक़ रखती हैं। तो ये कैसे शिफ्ट हुआ उनका बच्चों का? असल में उसमें हुआ ये कि वो बैंक में सीनियर ऑफिसर थी बैंक पे, अभिलाषा मेरी जो बहू है मेरी, और बेटा जो था वो मैनेजमेंट कंसल्टेंट था। तो मैं जिस वक्त वहाँ पढ़ा रहा था अमेरिका में, तो एक दिन मेरे पास एक ख़त आया, फ़ोन आया उसका मेरे बेटे का कि हम दोनों ने रिज़ाइन कर दिया है। तो मैं शॉक, क्या रिज़ाइन कर दिया, क्या करोगे? तो उसने कहा कि नहीं कुछ नहीं, हम लोग अब रैट रेस से बाहर जाना चाहते हैं और हम एकेडमिक्स में जाना चाहते हैं, अमेरिका में जाके पीएचडी करेंगे वहाँ पर। तो अब हमसे उसको ये राय लेनी थी कि वो सोशलॉजी में अप्लाई करे पीएचडी के लिए या एंथ्रोपोलॉजी में करे, इसलिए कि अभिलाषा का तो सेट था कि उसको इकोनॉमिक्स में ही जाना है, उसके बैकग्राउंड भी थी उसकी, इनको नहीं था। तो मैंने कहा भाई अगर तुमको वहाँ रहना है, तुमने अगर तय किया है तो तुम एंथ्रोपोलॉजी में करो, और अगर तुमको किसी भी वक्त ये लगता है कि हिंदुस्तान में वापस आना है तो सोशलॉजी में करो, इसलिए कि हिंदुस्तान में एंथ्रोपोलॉजी की मार्केट बहुत छोटी है यहाँ पर। तो उसने कहा ठीक है मैं सोशलॉजी में करता हूँ। फिर तो वहीं से उसने पीएचडी किया, फिर वहीं यूनिवर्सिटी में जॉब भी मिल गई, और दोनों वहीं पर अपने पढ़ा रहे हैं दोनों। 2 बच्चे हैं उनके। बेटी तो इंटीरियर डिज़ाइनिंग में है। हाँ, तो अब वो मूव कर गई एक डिजिटल मैगजीन और एक प्लेटफॉर्म है एस्टर करके, उसकी वो डायरेक्टर इस वक्त वहाँ पर है, वो लंदन में। लंदन में। तो आपने जो तरबियत दी बच्चों को वो ऐसी थी कि बच्चे बहुत अच्छी जगहों पे निकले, और लेकिन उससे ज़्यादा खुशी मुझे इस बात की है कि वो बड़े अच्छे इंसान निकले, और उसकी वजह यह थी कि मैंने उनको मज़हब के बारे में बहुत ज़्यादा न बताया और न मैं चाहता था कि वो बने वैसे, और उसका नतीजा ये हुआ कि वो बहुत अच्छे इंसान बने। उनमें किसी तरह की कोई प्रेजुडिस कुछ नहीं है, कास्ट को लेके, रिलीजन को लेके किसी में नहीं है। दे आर वेरी गुड ह्यूमन बींग्स। तो हमको लग रहा है कि हम लोगों की जो ये तरबियत थी ये ज़्यादा बेहतर हुई। कैरियर तो वो खुद बच्चे अपना चुन ही लेते हैं अपना करके, उसमें उतना हमारा हाथ नहीं है उसके अंदर, इसमें ज़रूर हाथ होगा। और मुझे बहुत अच्छा लगता है, देखिए उसी तरह से वो अपने बच्चों को पाल रहे हैं। मेरी बेटी ने तो खैर शादी नहीं किया है, लेकिन उनके 2 बच्चे हैं तो वो भी अपने बच्चों को भी वैसे ही पाल रहे हैं उस तरह से। डॉक्टर साहब, एक लफ्ज़ का आप जो है बार बार जिक्र करते हैं अपने जो किताबें हैं और तमाम चीज़ें, कल्चर ऑफ पॉवर्टी। ये क्या चीज़ है कल्चर? और मतलब पॉवर्टी के तौर पे कल्चर का तो कभी ऐसा वो किया नहीं गया। वो एक्चुअली जब मैं पीएचडी में एनरोल हो रहा था तो ऑस्कर लुइस एक अमेरिकन एंथ्रोपोलॉजिस्ट है, ये उसका कंसेप्ट है कल्चर ऑफ पॉवर्टी। यानी पॉवर्टी का भी अपना एक अलग कल्चर होता है, चाहे दुनिया में कहीं भी आदमी गरीब हो लेकिन उसकी बहुत सी चीज़ें कॉमन होंगी, तो वो एक कल्चर उसका अलग होगा। जैसे मिसाल के तौर पर वो बचपन का पीरियड बहुत छोटा होता है पॉवर्टी के अंदर, सेकेंड हैंड चीज़ों का इस्तेमाल वो करता है इसलिए कि नहीं अफोर्ड कर सकता,
उसका जो एक्सपोजर होता है सेक्स के तई वो बहुत जल्दी हो जाता है, इसलिए कि कंजेस्टेड हाउसिंग में रहती हैं एक ही साथ सब जगह पर लोग, झुग्गियों में, झोपड़ियों में, इस तरह से। और उसी तरह से वो उनमें म्यूचुअल सपोर्ट सिस्टम जो होता है आपस में करने का, एक दूसरे के जो रिसोर्सेज हैं उनको इस्तेमाल करने का, ये सब मिला के एक कल्चर ऑफ पॉवर्टी बनाते हैं वो। तो मैं ये देखना चाह रहा था कि जो जिस टॉपिक पर मैं पीएचडी कर रहा हूँ उसको क्या कल्चर ऑफ पॉवर्टी के दायरे में मैं देख सकता हूँ। तो ये मेरा एक्सपेरिमेंट था, जो पहला इस तरह का किसी भी इंडियन सोशलॉजिस्ट या एंथ्रोपोलॉजिस्ट ने इसको पहली बार किया था इसको। तो मुझे लगा कि नहीं, इसको यूनिवर्सली एप्लीकेबल है वो, इसलिए मुझे मना किया जा रहा था कि नहीं, कास्ट सिस्टम जहाँ पर हो वहाँ पर नहीं आप इसको स्टडी कर सकते हैं, तो लेकिन ऐसा था नहीं ऐसा। तशनगी बढ़ती गई जो जो गुफ्तगू की। तो अभी बहुत सारे मसाइल हैं और कभी मौका लगा तो फिर हम लोग बैठेंगे। बहुत शुक्रिया।